और जानलेवा भी होते हैं, फैटल होते हैं एकदम। ये हम सब लोगों की धारणा, वैसे तो हम सब पहाड़ी जो पहाड़ों में रहते हैं, माउंटेन्स रेंज में रहते हैं, वो ये बात को जानते ही हैं। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कहानियों में है या हम जानते हैं या हमारी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। अराउंड द वर्ल्ड जहां पे भी पहाड़ी इलाके हैं, ये ऑब्जर्वेशन साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन भी है। और वो कितनी कैसी ऑब्जर्वेशन है कि जैसे ही सर्दियां आती हैं और टेम्परेचर गिरने लगता है, मौत का आंकड़ा बढ़ने लगता है। ये एक फैक्ट है। अब इस मौत इस विंटर के इस कड़क जो सर्दी होती है, इसके शिकार कौन लोग होते हैं? उन लोगों के बारे में हमारे को थोड़ा सा सोचना चाहिए। वो छोटे बच्चे होते हैं जो 5 साल से कम होते हैं, या जो बहुत बुजुर्ग होते हैं जो 65 साल से जिनकी उम्र ज्यादा होती है, या वो कौन लोग होते हैं जिनको ऑलरेडी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। बीमारियां बोले तो कौन सी बीमारियां हैं? जैसे कि किसी को फेफड़े की बीमारी है, सीओपीडी है, किडनी की प्रॉब्लम है, डायलिसिस करा रहा है, या पहले से हार्ट की प्रॉब्लम है, या डायबिटीज की प्रॉब्लम है, और नाजुक फेफड़े हैं, ब्रोंकियल अस्थमा वगैरह जैसी बीमारियां, वो लोग इस जो विंटर के चपेट में आने के उनके खतरा ज्यादा होता है। इसके अलावा एक प्रजाति हम में और भी होती है, जो ओपन प्लेसेस में एक्सेस ड्रिंक करके अगर सर्दी में बाहर रह जाएं तो उनके मृत्यु होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो अब हम अगर बात करें तो सांस से संबंधित बीमारियां जो होती हैं, रेस्पिरेटरी डिजीजेस, उसमें ऐसा माना जाता है कि 30 से 60% लोगों की ज्यादा डेथ होती है। और सांस से हर तरह से जो सांस की तकलीफ होती है, उससे क्या होता है कि हमारे फेफड़े जो है, जैसे ठंड बढ़ती है, हमारे फेफड़े में जो ब्रोंकस होते हैं उनमें स्पाज्म हो जाता है, कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं। तो हम ठंड से बचने के लिए क्या करते हैं सर्दियों में? अक्सर ठंड से बचने के लिए हम फायरवुड जलाते हैं, कोयले जलाते हैं, एक कॉम्पैक्ट रूम में सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है कि अब मान लो 10 लोग एक कमरे में बैठ गए, तो कमरे की ओवर क्राउडिंग हो गई। ओवर क्राउडिंग होने से क्या होता है कि वहां पे अगर मान लो उनमें से एक को भी कॉमन कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, तो जो इन्फ्लुएंजा वो 10 के 10 लोगों को फैल जाएगा। अब इन्हीं में से किसी एक को टीबी है, तो वो टीबी खांसी करता रहेगा, तो उस क्योंकि ज्यादा समय हम वहीं बिता रहे हैं, तो वो दूसरे साथियों को भी होने की अंदेशा रहेंगे। और इसलिए चूल्हा जो, अच्छा चूल्हा क्या करता है? चूल्हे जलाते हैं तो कमरे में धुआं होता है। धुआं होने से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस और सारी पोल्यूशन हमारे कमरे में क्राउडेड हो जाती हैं, तो उससे भी हमारा खतरा बढ़ जाता है। तो कोल्ड से क्या होता है कि ये हमारे नॉर्मल लिविंग पैटर्न बदल जाता है, उससे ये इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। और उसमें जो बड़े मेच्योर होते हैं उनकी इम्यूनिटी ऐसी होती है कि उनको अपने आप को शील्ड कर लेती है, बचा लेती है। पर जो छोटे बच्चे होते हैं और 65 साल से बड़े जो बुजुर्ग होते हैं, और जिनको ऑलरेडी 3-4 बीमारियां पहले ही हैं, वो लोग इसके शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा ये तो सांस रिलेटेड समस्याएं थी। इसके अलावा क्या है कि हार्ट अटैक्स और अधरंग के अटैक भी बढ़ जाते हैं। रफली अबाउट 20 से 25% हार्ट अटैक और अधरंग के अटैक भी बढ़ते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट क्या बोलते फिगर रहती है, पर एक रेंज में मैं बात करूं तो ऐसे रेंज होती है। डिफरेंस ऑफ द ये जो टोल होता है, क्यों होता है? क्योंकि कुछ एरियाज ऐसे हैं, हालांकि वो माउंटेनस हैं, पर उनकी मॉडर्न फैसिलिटीज की वजह से वो अपने आप को सेव कर लेते हैं। दूसरे एरिया में जो और डेवलपिंग कंट्रीज है, वहाँ पे घर में इतना प्रबंध नहीं होने की वजह से जो है वो हार्ट अटैक और इसका शिकार ज्यादा होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्यों ज्यादा हार्ट अटैक और अधरंग के अटैक होते हैं? उसका रीजन ये है, ठंड के कारण हमारे खून की जो नसें होती है, जो धमनियां होती है, वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती है। उनका ल्यूमन नैरो हो जाता है, एकदम पतला नैरो हो जाता है। नैरो होने से क्या होता है? ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा शूट कर जाता है। तो वो जो आर्टरी जो एक फ्लेक्सिबल
नेट पाइपिंग सिस्टम है हमारी बॉडी में, वो एकदम रिजिड हो जाता है, स्टिफ हो जाता है, तो उसके फटने के चांसेस उस तरह से बढ़ जाते हैं, तो ब्लॉकेज के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, प्लाक बनना ज़्यादा शुरू हो जाते हैं, तो हार्ट अटैक और अधरंग के अटैक ज़्यादा हो जाते हैं। अब क्या होता है, बहुत ज़्यादा लोग ठंड में क्या सोचते हैं कि ये जो छाती में जो तकलीफ हो रही है शायद गैस बन गई है, या सोचते हैं कि ठंड की वजह से ये डिस्कम्फर्ट हो रहा है, परंतु वो एक्चुअल में हार्ट की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो इसको लाइटली ना लें, हॉस्पिटल की तरफ आएँ तो बचाव किया जा सकता है और जान बचाई जा सकती है और इस ट्रेजेडी से बचा जा सकता है। इसके अलावा एक टर्म मैं यूज़ करूँगा, हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया मैं बताऊँ, जब हमारे बॉडी का कोर टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे गिर जाए या 35 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाए, तो हमारे बॉडी को हाइपोथर्मिया हो जाता है, मतलब एक्सेस ठंड लग जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि धीरे-धीरे हमारे सोचने की प्रक्रिया कम होती है और हम जो हैं, वो सोच नहीं पाते हैं और शरीर हमारा फंक्शन करना छोड़ देता है, हमारे बॉडी की फंक्शन रुक जाते हैं, और अगर टाइम से इन पेशेंट्स को रिकॉग्नाइज़ ना किया जाए, तो डेथ होने की संभावना भी ज़्यादा हो जाती है। ऐसा इंडोर भी हो सकता है, आउटडोर में भी हो सकता है। अब इंडोर में किन लोगों के साथ होता है, ख़ासकर वो जो बुजुर्ग लोग होते हैं, अपने कमरे में अकेले सोते हैं, और छोटे बच्चों को, और जो बेड रिडन लोग होते हैं, जो बेड से इधर-उधर नहीं चल पाते हैं डिसेबिलिटी की वजह से, उन लोगों की डैम्प क्लोथिंग और बेडिंग की वजह से ये रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है? इसके अलावा सर्दियों के जब कड़ाके की सर्दी होती है, अगर कोई व्यक्ति शराब पी के आउटडोर में है या इंडोर भी है, वो ठंड का आभास नहीं फ़ील कर सकता है, वो परसीव नहीं करता, उसको अंदर से लगता है कि मैं गर्म हूँ, और एक्चुअली क्या हो गया होता है, उसका टेम्परेचर बिल्कुल डिक्रीज़ किया हो जाता है, तो उसकी भी डेथ की कंडीशन चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़रूर है। जैसे-जैसे ठंड गिरती है, बॉडी टेम्परेचर भी गिरने लगता है। फ्रीजिंग कंडीशन जो सर्दियों में होती है, उनके वो बहुत ही घातक होती है शरीर के लिए। सो व्हेन दीज़ डेंजर्स, रेस्पिरेटरी इलनेस, हार्ट अटैक, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, हाइपोथर्मिया और डिलेड एक्सेस टू द हॉस्पिटल जो है, नेट शेल में ऑन एन एवरेज 10 से 25% हमारी इन सब बीमारियों से जो है मौतों की संख्या बढ़ा देती है। कुछ इलाकों में तो ये संख्या 50% तक भी हो जाती है, जो बिल्कुल डिस्टेंट प्लेसेस है जहाँ पे एक्सेस नहीं है। तो सिंपल एंड कंसिस्टेंट प्रिपरेशन जो है इसका सॉल्यूशन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप क्या होने चाहिए, जो क्रॉनिकली इल पेशेंट है, जिनको बड़ी बीमारियां हैं, या एकदम फ्रेल इंडिविजुअल्स हैं, जो बिल्कुल नाजुक हो चुके हैं, उनको नाइट में अकेले नहीं छोड़ना है। एंड जो उनके जो पैटर्न है ठंड से बचाने के, कैसे क्या किया जा सकता है, वार्म ब्लैंकेट्स यूज करें, सॉक्स, कैप्स एंड सेफ हीटिंग अरेंजमेंट का प्रबंध होना चाहिए, कैन प्रिवेंट लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन। ठीक है जी। एंड क्रॉनिक डिजीज जैसे हार्ट प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, सीओपीडी है, अस्थमा की है, इन लोगों को अपनी मेडिसिन मिस नहीं करनी चाहिए सर्दियों के इस मौसम में, क्योंकि शुगर वगैरह, ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, तो ये कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए। एंड रादर ये भी करना चाहिए कि वो हो सके तो अपनी मेडिसिन प्रॉपर प्रिस्क्राइब करके थोड़ा सा सर्दियों के दौरान स्टॉक भी करने चाहिए उनको। इसके अलावा टाइट रूम में जो है हम चूल्हा जला के या कोयले या लकड़ी ना जला के रखें और वो कमरा बंद कर दिया, तो उससे भी सडन डेथ होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग होती है। आप लोगों ने सुना है, ऐसे लोग जो है कमरे में पड़े-पड़े अकेले ही सुबह डेथ पाए जाते हैं। तो ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। फैमिलीज़ को ये लर्न करना होगा कि अर्ली डेंजर साइंस क्या हैं। अगर कोई बच्चा तेज-तेज साँस ले रहा है, छाती में भारीपन आ रहा है, हाई ब्लड प्रेशर हो गया है, किसी तरह से कन्फ्यूजन हो रहा है, बात क्लियर से नहीं बोल रहा है, छोटा बच्चा है तो वो अगर खाना नहीं खा रहा है, या शिवरिंग हो रही है, काँप रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये इंडिकेट करता है कि ये ठंड की चपेट में आ गया, एंड अर्ली एक्शन लेंगे, जल्दी से एक्शन लेंगे तो हम उनकी लाइफ को बचा सकते हैं।
विंटर से डरना नहीं है, हम विंटर्स को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, हमारे को सिर्फ तैयार रहना है और प्रिपेयर्डनेस में सेफ्टी है। जितने हम प्रिपेयर रहेंगे उतना ही हम सेफ रहेंगे। लेट दिस विंटर बी डिफरेंट, लेट अस कीप आवर एल्डर्स वार्म, प्रोटेक्ट those with chronic illness, ventilate our home, store essential medicines, above all look out for one another। एक दूसरे की केयर करें कम्युनिटी में। कोई अकेला अगर आपके गांव में या मोहल्ले में रहता है तो किसी तरह से ईगो में ना लें, जाके उसके डोर को नॉक कर लें। नॉक करने से सुबह वो उठ के आपसे हाय हेलो करता तो दैट इज इनफ, यू नो कि ठीक है। उसी से आपको आइडिया लग जाता है कि ठीक है और ये किया जा सकता है। और वो एक तरह की और सबसे बेस्ट शील्ड जो है वो कम्युनिटी है, और कम्युनिटी में एक दूसरे के सहयोग से हम इस ठंड के प्रकोप से भी बच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मुझे इतना ही कहना था। इसके अलावा डॉक्टर सुरेश कुछ कहना चाहते हैं इस तरफ? थैंक यू। माइक दे देना सर इनको। ये ले लो, ये लो। अच्छा, थैंक यू सर। जैसे सर ने मैक्सिमम जितनी भी बीमारियां हैं उसके बारे में बता दिया है। मैं थोड़ा सा ये जो सर्दी में अपना ये जो टीबी है इसका क्या है, मतलब इसमें क्या सर्दी का क्या असर रहेगा, इसके बारे में जो सर ने ऑलरेडी कवर कर दिया था कि ओवर क्राउडिंग सर्दियों में हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि ओवर क्राउडिंग हो जाती है ठंड की वजह से। और साथ में एक जो लैक ऑफ क्रॉस वेंटिलेशन, ये दो फैक्टर्स हैं जो हमारे यहाँ पे टीबी को बढ़ाते हैं सर्दियों में। उससे क्या होता है कि जैसे ओवर क्राउडिंग हुई, जैसे सर ने ऑलरेडी कह दिया कि किसी एक को अगर कोई माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन होगा तो खांसेगा लगातार और दूसरों को फैला देगा। एक तो ये रहेगा, दूसरा क्रॉस वेंटिलेशन की कमी, क्योंकि सर्दियों में हमारे यहाँ पे दरवाजे खिड़कियां मैक्सिमम बंद रहते हैं। उस वजह से क्रॉस वेंटिलेशन ना होने के कारण जो अंदर माइक्रोब्स रहेंगे हम उन्हीं को बार बार इनहेल और एक्सहेल करेंगे, वो बाहर नहीं जाएंगे। ना ही हमारे यहाँ पे उसका कोई प्रावधान होता है सर्दियों में खासकर। तो सर्दियाँ हमारे यहाँ पे इस टीबी के इन्फेक्शन को बढ़ाने में बहुत रोल प्ले करती हैं। साथ ही साथ सर्दियाँ ज़्यादा होने की वजह से या बर्फ पड़ने की वजह से टेस्टिंग कम हो जाती है। वो कैसे, मैं थोड़ा बता देता हूँ। कई जगह रोड खराब हो जाते हैं और सर्दियों में जैसे हमारे जो माइक्रोस्कोपी सेंटर्स हैं वहाँ तक लोगों को आने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कई रोड खराब हैं या कुछ भी इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है। उससे क्या होगा कि अगर किसी को टीबी का इन्फेक्शन होगा भी, वो फैसिलिटी तक नहीं जाएगा और वो अंदर ही अंदर उसको इन्फेक्शन अपना टेस्ट नहीं कराएगा और वो उसका जो भी इन्फेक्शन है वो बढ़ता रहेगा और औरों को स्प्रेड होता रहेगा। उसमें अर्ली डिटेक्शन के चांसेस कम है, क्योंकि सर्दियों के कारण हमारा ट्रांसपोर्टेशन गड़बड़ हो जाता है और उस बीच में वो अगर वो औरों को फैला चुका होता है कई लोगों को टीबी का इन्फेक्शन। तो सर्दियों का ये इसमें जो टीबी में मेजर रोल है वो ये मैं दो चीजें मानता हूँ कि इन दो चीजों का बहुत बड़ा रोल है सर्दियों के मौसम में। इसके अलावा टीबी में तो इतना ही है सर। थैंक यू सो मच। इसका क्या है समाधान, क्या है? इसका समाधान ये है सर कि जैसे अगर क्रॉस वेंटिलेशन की बात की जाए तो जो भी कमरे हैं, चाहे वो सर्दियां बेशक हो, उनको कम से कम 1 घंटे में 10 मिनट के लिए खोल दें। उसको हम कहते हैं ACH, जिसको कि एयर चेंजेस पर आवर के हिसाब से हम देखते हैं। ये 6 से ज्यादा हो सकती है तो हमारा क्रॉस वेंटिलेशन का वो फुलफिल हो सकता है। जी।